हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 में लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। और जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था कि हाउ टू कैलकुलेट अ जीडीपी। जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लस जीडीपी के अलावा हम लोगों ने दो तीन चीज़ें और पढ़ी थी कि जो पूरा फार्मर है, जो बहुत ज़्यादा किसान जो है वो गरीब हैं, उनको सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो कैसे हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लास्ट टाइम हम लोगों ने ध्यान होगा लेक्चर 1 में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। ये जाना था कि वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो ज़्यादा सही है अगर कंपेयर करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स की कंडीशन सही नहीं होती, उनका पेमेंट सही नहीं होता, उनका वर्कर जो वर्किंग आवर्स है वो ज़्यादा होती है, लीव जो पेड जो क्या नाम है वो अगर छुट्टी भी लेते हैं तो उसका भी उनको चार्ज लगता है, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है और उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी। तो आज का टॉपिक यही है कि हम या फिर गवर्नमेंट कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स है उनकी कंडीशन को कैसे सही कर सके, कैसे प्रोटेक्ट कर सके। बात करें 1990s की, एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में पीपल्स थे उनकी जॉब जा रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे थे। जब इतने ज़्यादा मात्रा में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर पहुंच रहे थे तो इनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, इनका जो है शोषण होने लगा। तो वही चीज़ लेकर आज का हमारा टॉपिक है। इसमें एक दो चीज़ और बताई गई है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कंडीशन अलग अलग हैं। जैसे कि गांव में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन पीपल माने जाएंगे, लैंडलेस लेबर है या फिर जो किराए पे जमीन खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर इनके पास कोई जमीन नहीं है भी तो वो उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, कुछ दिनों के लिए काम कर रहे हैं फिर इसके बाद उनके पास कोई काम नहीं है। तो ये सारे क्या है, गाँव में रूरल एरिया में हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। बात करें अर्बन एरिया की, शहरी क्षेत्र की, वहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आ जाएगा, तो जितने भी हमारे ठेली लगाने वाले हैं, रिक्शा है, वेंडर है, जिनके पास डेली का काम होता है, दूसरे दिन पता नहीं है कि नहीं, ये लोग हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे अर्बन एरिया में। और रूरल एरिया में एक और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, वो है हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट SC ST। इनके साथ मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो है, इनके पास पैसे भी जमीन या फिर कुछ मतलब नहीं होता है कुछ कमाने का जरिया, ये तो होता ही होता है, प्लस इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच का आप लोग सब जानते हैं कास्ट सिस्टम जो है। तो कैसे इनको प्रोटेक्ट करें इन चीजों को, तो इनमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं। तो पहला है पॉइंट हमारा कि यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी का लेगा कि अगर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरा प्रोडक्शन जो है डिपेंड है उसका इलेक्ट्रिसिटी पे, और गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगे रेट पे लगा रही है, तो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी लागत ही ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा खर्च हो रही है। तो नॉर्मल सी बात है, उसका प्रोडक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पे गवर्नमेंट कर सकती है ये कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका रेट जो है, उसके चार्जेस जो है वो कम कर दे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। LED लाइट्स हम लोग देखते हैं, बल्ब वगैरह लगे होते हैं घरों में। एक टाइम पर जब एक नॉर्मल अगर आप 10 वाट की LED लाइट लेने जाएं तो वो बहुत महंगी मिलती थी, 400-500 की मिलती थी, क्योंकि उसमें खर्चा कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ज़्यादा कम खर्च होती है, तो इसी वजह से वो महंगी थी। लेकिन आज हम लोग मार्केट में देखें तो LED बल्ब जो है अब ज़्यादा महंगे नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट इसमें बीच में आ चुकी है। गवर्नमेंट अब इलेक्ट्रिसिटी वाले को जो बल्ब का प्रोडक्शन कर रहा है उसको शेयर दे रही है, जिससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो है सस्ते मिलने लगे हैं, और जब हम लोग ज़्यादा LED बल्ब यूज़ करेंगे तो बिजली का खर्चा भी कम होगा, जिससे हमारे सोर्सेज बचेंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है बीच में आकर प्रोडक्शन को वैल्यू कम कर सकती है। दूसरा एक और बता रहे हैं कि जो
जो गवर्नमेंट है, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है प्रोडक्शन जो है वो फेयर प्राइस में खरीदे। किसानों का जो प्रोडक्शन है वो फेयर प्राइस, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्रोडक्शन होने के पहले गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि इस बार का प्रोडक्शन वो कितने में खरीदेगी। जैसे मेरे गेहूं का मैं प्रोडक्शन करने वाला हूं, तो गवर्नमेंट जो है मुझे 15 या 20 दिन पहले, 1 महीने पहले अनाउंस कर देगी कि इस बार जो गेहूं की फसल होगी, जो गेहूं का प्रोडक्शन होगा वो इस रेट पे खरीदेगी। जिससे क्या होगा, अगर मैं गवर्नमेंट ने अच्छे फेयर प्राइस बता दिए कि हाँ अब की बार अच्छे रेट पे खरीदेंगे, तो जो वर्कर्स हैं, जो किसान हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और गवर्नमेंट जो है उनको खरीद के उनको बफर स्टॉक में स्टोर कर देगी। इसके बाद जो राशन है हमारे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसके थ्रू जो है वो अनाज जो है सस्ते में बांटेगी जाके। तो ये सब चीज़ें हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट चीज़ है कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन और सैनिटेशन, सोसाइटी कैसे डेवलप हो, इनमें भी गवर्नमेंट जो है बीच में आए तो लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा। जब गवर्नमेंट जो है इनका चीज़ों का ध्यान रखे कि बेसिक चीज़ का, जैसे कि हमारे शेल्टर हुआ, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, जब इनमें गवर्नमेंट बीच में आएगी तो लोगों के पास ज़्यादा काम होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का जो चीज़ें सही करेगी वो कहाँ से कराएगी, वर्कर्स के थ्रू ही कराएगी। तो यहाँ ये चीज़ें जो है आ जाती हैं कि गवर्नमेंट बीच में इसमें इंटरवेंट करके कहीं ना कहीं हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। लास्ट टॉपिक हमारा कि वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ द इंडिया चिल्ड्रन आर malnourished एंड द क्वार्टर ऑफ देम क्रिटिकली इल। मतलब इंडिया में ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी तो इतनी अच्छी नहीं है, सारे स्टेट में तो नहीं है, कुछ स्टेट को छोड़ के। तो आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं अपने यहाँ वो malnourished है, मतलब कुपोषण के शिकार हैं। और उसमें भी तो कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस उन्हें प्रॉब्लम है, डिसीजेज हैं। इसमें बताया गया था IMR जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उड़ीसा में 57, MP में 59 और कुछ स्टेट में तो इससे भी ज़्यादा है। मतलब उड़ीसा में 57, MP में 59, मतलब 100 में से 57 बच्चे जो हैं वो 1 साल से पहले मर जाते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर में 100 बच्चे पैदा हुए तो उड़ीसा में 57 मर जाएंगे 1 साल से पहले, और MP में 59। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की फॉल्ट आ जाती है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ बेसिक हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो सही से लागू नहीं है। कुछ स्टेट में अच्छी कंडीशन में मिलेगी, हम लोग केरला साइड जाए वहाँ पे अच्छी मिलेगी। ये क्यों होता है? जब लोगों के पास बेसिक फैसिलिटी नहीं होती, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, लोग गंदा पानी पीते हैं, देखते हैं हम लोग अक्सर गाँव देहात में, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं होती है, उनके रहने की नहीं व्यवस्था होती है, उन्हें बेसिक जो डाइट चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन पे सही से ध्यान नहीं दे रही है, या फिर ध्यान दे रही है तो ये कहीं से सही से इम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर वर्क होना और उनका इम्प्लीमेंटेशन होना दो अलग चीज़ें हैं। पेपर वर्क में बहुत सारी योजनाएं चल रही, बहुत सारे प्लान चल रहे, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें जाके तो शायद हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बीच में आ जाती हैं बस। और ये हमारा आज का टॉपिक था, और इसी के साथ आपका इकोनॉमिक्स और चैप्टर 2 जो है फिनिश हो गया है। आपको इसकी एक्सरसाइज की जो PDF फाइल है मैं भेज दूंगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए घर पे। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ। और अपनी बार आप लोग बुक जो अरेंज करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में चैप्टर 3 जो है वो डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर 2 जो है वो आपका डिलीट हो चुका है। चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया वो डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।